Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Vaishali and today we are going to discuss the next topics of chapter 10, the human eye and the colorful world. And in this lecture we will finish all the topics of this chapter. Then in the next chapter we will discuss the questions or numericals of these questions asked in the board exam. So without wasting time, let's start it. Wait. If you are new to my YouTube channel and still not subscribed it, so let's subscribe my YouTube channel and turn on the bell icon. Let's start. The first topic is recombination of the spectrum of light. रिकॉम्बिनेशन मीन्स जो आपका स्पेक्ट्रम बना है उसको फिर से कंबाइन करेंगे और वापस क्या बनेगी आपकी वाइट लाइट, बिकॉज स्पेक्ट्रम किससे बना है, वाइट लाइट से. सो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट. और ये टॉपिक आया कहाँ से, कैसे बना ये टॉपिक रिकॉम्बिनेशन? सर इसाक न्यूटन ने सन 1866 में जब ये देखा कि स्पेक्ट्रम से 7 लाइट रेज निकल रही हैं तो उन्होंने सोचा कि क्या पता एक और प्रिज्म लगा दिया जाए तो ये 7 रेज और कलर्स में डिवाइड हों, डिस्पर्स हों. तो उन्होंने एक और प्रिज्म लगाया और देखा तो उन्हें कोई कलर नहीं मिला. उन्होंने उसको पहले सीधा लगा कर देखा, उल्टा लगा कर देखा. तो जब उन्होंने उल्टा लगाया तो क्या देखा कि जो 7 कलर्स थे वो वापस वाइट लाइट बन रहे हैं. तो यहाँ से ये टॉपिक बना आपका रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट. क्या होता है इसमें, लेट्स स्टार्ट. When a beam of white light passes through a glass prism, it is split into its constituent 7 colors. या constituent color भी बोल सकते हैं. 7 colors violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red due to dispersion. जब एक लाइट बीम किसी प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है तो क्या होती है, वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है. कौन कौन से कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. सबसे नीचे कौन होता है, वायलेट. सबसे ऊपर कौन होता है, रेड, बिकॉज वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होता है और रेड सबसे कम होता है. क्यों होता है, क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ शॉर्ट होती है और रेड की वेवलेंथ हाई होती है, मीन्स लॉन्ग वेवलेंथ का होता है, ये शॉर्टर वेवलेंथ का होता है. तो सबसे ज़्यादा डिस्पर्स कौन होता है, वायलेट. सबसे कम डिस्पर्स कौन होता है, रेड. ड्यू टू डिस्पर्सन दिस फॉर्म्स अ विजिबल स्पेक्ट्रम. और जब ये लाइट बीम 7 रेज में डिवाइड होती है तो क्या बनाती है, एक स्पेक्ट्रम बनाती है. इफ अनदर आइडेंटिकल प्रिज्म इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म बट इन द इन्वर्टेड पोजिशन. अगर हम इसके आगे एक प्रिज्म लगा दें और ये वाली जो फेसेस हैं ए बी सी, ए बी और पी क्यू आर, ए बी और पी आर, ये फेसेस आपके पैरेलल होने चाहिए. हमने क्या किया, एक सेकंड प्रिज्म लिया और उसको इन्वर्टेड पोजीशन में इसके आगे सेट किया. द डिस्पर्स्ड रेज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिज्म पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म. अभी जो डिस्पर्स रे हैं क्या होंगी, ये इस वाले प्रिज्म से निकलेंगी एंड गेट बैक इनटू द अपोजिट डायरेक्शन. अब ये ऐसे आ रही थी तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएंगी एंड गेट बैक टू द अपोजिट डायरेक्शन. एज अ रिजल्ट ऑफ कलर ऑल द कलर्स मर्ज अगेन. और क्या होता है, सभी कलर्स मर्ज हो जाते हैं. ऑल द कलर्स मर्ज अगेन टू फॉर्म वाइट लाइट. और क्या बनाते हैं, ये मर्ज होकर वाइट लाइट बनाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड इट प्रूव्स दैट वाइट लाइट इज़ मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स. और इस एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूफ किया कि जो सनलाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी है. और जब वे 7 कलर्स हमारी लाइट में, हमारी आइज़ में एक साथ आते हैं तो हमें वो वाइट दिखाई देती है. और जो भी लाइट रे हमारी आंखों तक पहुंचेगी हमें वही कलर दिखेगा. अगर रेड पहुंचती है तो रेड दिखता है और स्काई ब्लू, ब्लू, ग्रीन, जो भी कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है वेवलेंथ वही हमें दिखाई देती है कलर. सो क्या पढ़ा आपने रिकॉम्बिनेशन में कि जब हम एक प्रिज्म से एक लाइट बीम को इंसिडेंट कराते हैं, ये लाइट बीम पास होती है तो 7 कलर्स में डिवाइड होती है एंड फिर हम एक सेकंड प्रिज्म इसके आगे पैरेलल इन्वर्टेड पोजीशन में सेट करते हैं जिसमें से 7 कलर्स क्या हो जाते हैं, वापस से कंबाइन हो जाते हैं एक सिंगल वाइट लाइट में, वाइट लाइट रे बनाते हैं. और इससे क्या प्रूफ हुआ कि वाइट लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स. तो ये आपकी पिक्चर है, ये आपका फर्स्ट प्रिज्म है. इसमें हमने ये
ऑल कलर्स ना दिखाकर हमने सिर्फ रेड और वायलेट दिखाया है, क्योंकि बाकी कलर तो इनके बीच में ही है। तो हमने सबसे ऊपर वाला लिया और सबसे नीचे वाला लिया। ये आपके एनसीईआरटी के बुक से है पिक्चर। सो फर्स्ट आपकी वाइट लाइट रे इंसिडेंट हुई प्रिज्म पर, देन इट रिफ्रैक्टेड by the prism and divided into the 7 colors. After that, we placed a second prism in the inverted position. Then the refracted rays or dispersed rays get back into the opposite direction and form a white light, which proves the uh, sunlight or white light is made up of 7 colors. ठीक है, ये prism first, ये prism second. I hope this topic is clear. So let's start the second topic. So next topic is some natural phenomena. Some natural phenomena means जैसे कि सन हमें रेड क्यों दिखता है, और स्काई ब्लू ब्लू क्यों होता है, स्काई ब्लू क्यों होता है, स्टार्स टिमटिमाते क्यों हैं। ठीक है, तो ये सब हम नेचुरल फिनोमेना में पढ़ेंगे। और हमें जो जब जंगले में से थोड़ी सी रोशनी आ रही होती है उसमें से, या किसी हॉल में से कोई सनलाइट आ रही होती है, तो वो पार्टिकल्स चमकते हुए क्यों दिखते हैं, वो लाइट रेज क्यों दिखती हैं, वो सब हमारे सम नेचुरल फिनोमेनाज में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ रेनबो। आपने देखा है रेनबो बनता है जब बारिश होती है। अब हम पढ़ेंगे क्यों बनता है। अ रेनबो इज़ अ कलरफुल arc that happens in the sky, that appears in the sky after it rains. बारिश के बाद रेनबो दिखाई देता है और ये एक आर्क की फॉर्म में होता है। It happens when the sunlight passes through tiny rain drops. जब सनलाइट किस में से जाती है, एक रेन ड्रॉप में से जाती है। These drops refract and bend the light. ये क्या करती हैं, रिफ्रैक्ट करती हैं और लाइट को बेंड कर देती हैं। स्प्लिट और डिस्पर्स इट इनटू डिफरेंट कलर्स। और ये क्या होगी, यहाँ से ये डिस्पर्स हो जाएगी, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। एंड बेंड इट अगेन एज इट कम्स आउट। और इसको वापस क्या कर देती हैं, बेंड कर देती हैं, रिफ्रैक्ट कर देती हैं। पहले इसके अंदर लिखा नहीं, नहीं रहा, रिफ्लेक्ट इट इनसाइड। पहले इसको अंदर ही रिफ्लेक्ट करेंगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस से क्या करेंगी, रिफ्रैक्ट करेंगी। So when a light ray enter or passes through a raindrop, it refract and disperse it into 7 colors and reflect it inside and then refract when it comes out. मतलब पहले कोई लाइट रे बूंद के अंदर जा रही है, फिर अंदर क्या हो रहा है, पहले रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी मिरर से वापस लौट के आना। तो पहले इसमें रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन मीन्स मिरर में से पार हो गई थी, फिर रिफ्लेक्शन हुआ। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ, वापस से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। पहले लाइट रेज बूंद के अंदर गई, फिर वापस मुड़ी और फिर से बूंद से बाहर निकल गई। तो मिरर से बाहर निकलने पर हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन हो रहा है। मिरर से टकराकर वापस जाने को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टेड, देन रिफ्लेक्टेड, अगेन रिफ्रैक्टेड बैक व्हेन कम्स आउट। This makes the white sunlight spread into 7 colors. और इस तरह क्या हुआ, ये जो white light थी ये 7 colors में डिवाइड हो जाती है, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. A rainbow always appears in the sky opposite to the sun. और रेनबो हमेशा कहाँ दिखाई देता है, अगर सन आपके पीछे है तो आपको आगे दिखाई देगा, तो सन के दूसरी साइड आपको दिखाई देता है। जैसे कि अगर ईस्ट में होगा सन तो वेस्ट में आपको रेनबो दिखाई देगा, अगर वेस्ट में होगा सन तो ईस्ट में आपको सनराइज़ दिखाई देगा। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, जब शाम के समय बारिश होती है, शाम को रेनबो दिखता है तो हमें ईस्ट में, पूरब में दिखाई देता है, और जब सुबह के टाइम रेनबो दिखता है तो हमें वेस्ट में, पश्चिम में दिखता है। You can also see rainbow near waterfalls or fountains if the sun is behind you. अगर हम और रेनबो कहाँ देख सकते हैं, अगर सूरज हमारे पीछे है और आगे कोई वाटरफॉल है तो हम इस तरफ रेनबो देख सकते हैं। सन हमारे पीछे है, वाटरफॉल हमारे आगे है, तो हम वाटरफॉल की साइड हम रेनबो देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि वाटरफॉल की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉप्स होंगी, तो वहाँ पर ये फिनोमेना हो रहा होगा। आई होप दिस is clear. Let's look at this picture. This is the rainbow and this is the incident ray or white light ray. When it enters in the
drop of water, it split into 7 colors and reflect inside, then refract back when comes out. I hope this is clear, and if this is not clear, then skip back and listen this again carefully. नेक्स्ट टॉपिक इज टिंडल इफेक्ट। और ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जो आपके पार्टिकल्स शाइन करते हैं जब किसी विंडो से या किसी होल से कोई लाइट रेज एंटर होती है किसी डार्क रूम में, तो वो पार्टिकल का साइन होना ही टिंडल इफेक्ट होता है। और ये टिंडल इफेक्ट कहाँ होता है? जो भी आपका ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें पार्टिकल्स मिक्स नहीं होते हैं, जैसे कि हवा में, हमारे वातावरण में जो धूल मिट्टी होती है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती, तो हमें वो धूल मिट्टी क्यों दिखती है? इस टिंडल इफेक्ट की वजह से। और कहाँ पर देख सकते हो आप इसे? अगर आपने पानी का एक मिक्सचर लिया है, वाटर एंड सॉइल, सो व्हेन यू मिक्स वाटर एंड सॉइल, और जब आप उस पर कोई टॉर्च मारेंगे या फिर कोई भी लाइट रेज उससे एंटर करेगी उसमें, तो वो पार्टिकल्स जो हैं उस सॉल्यूशन के वो शाइन करेंगे। क्यों शाइन करते हैं? स्कैटरिंग की वजह से। लाइट रे उन पार्टिकल से टकराकर अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, भटक जाती है अपने रास्ते से, तो इसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं कि लाइट रे वैन कि जब कोई लाइट रेज किसी पार्टिकल से टकराती है तो वो स्कैटर्ड हो जाती है, दूसरे दिशा में चली जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। द टिंडल इफेक्ट इज द फिनोमिना इन विच लाइट इज स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मीन्स अपने पथ से भटक जाना, दूसरे रास्ते में मुड़ जाना। स्कैटर्ड बाय पार्टिकल्स इन ए कोलाइड। कोलाइड का मिक्सचर, कोलाइड वही होता है जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे वाटर एंड सॉइल का मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ टीनी पार्टिकल्स विदाउट सेटलिंग मीन्स वो मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स मिक्स नहीं हो पाते हैं, उसको हम कोलाइड कहते हैं, कोलाइड सॉल्यूशन या ओनली कोलाइड। मेकिंग द पाथ ऑफ द लाइट बीम विजिबल। क्या है ये? द टिंडल इफेक्ट इज द फिनोमिना, एक फिनोमिना है जिसमें वाइट लाइट स्कैटर्ड हो जाती है पार्टिकल से इन अ कोलाइड सॉल्यूशन, मेकिंग द पाथ विजिबल, making the path of the light beam visible. Example, when sunlight enters a dark room through a small window or hole and you see dust particles shining in the beam, that is the Tyndall effect. और पता है वो क्यों शाइन कर रही है? जब वो पार्टिकल से टकराती है लाइट रे, तो या तो पार्टिकल से उसे कुछ एनर्जी मिल जाती है या फिर पार्टिकल उसकी कुछ एनर्जी ले लेता है। तो अगर, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जब आपने 2 बॉल ली और 2 बॉल को आपस में ऐसे टक्कर, 2 बॉल की आपस में टक्कर लगती है तो वो वापस जाते हैं। क्यों वापस जाते हैं? क्योंकि उन्हें एनर्जी मिल गई वापस जाने के लिए। तो ऐसे जब ये लाइट रे इस पार्टिकल से टकरा रही है तो टकराने पर इस लाइट रे को थोड़ी एनर्जी मिल गई, तो एनर्जी तो मिली ही, टकराने की वजह से आगे जाने की वजह बढ़ गया, और एनर्जी की वजह से ये शाइन कर रहा है। तो शाइन क्यों करता है? एनर्जी की वजह से। बट इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। शाइन करने के इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडा इफेक्ट मत लिख देना टिंडल। नेक्स्ट है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है? द फिनोमिना इन विच लाइट रेज चेंजेस डायरेक्शन व्हेन दे स्ट्राइक स्मॉल पार्टिकल्स इन देयर पाथ। जब वे किसी स्मॉल पार्टिकल से टकराते हैं तो क्या होता है? वे अपने पथ से, अपने पाथ से, अपने रास्ते से, अपनी डायरेक्शन से डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, और इस फिनोमिना को ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। द फिनोमिना इन विच लाइट रे चेंज द डायरेक्शन व्हेन दे स्ट्राइक स्मॉल पार्टिकल्स इन देयर पाथ, उसको ही स्कैटरिंग कहते हैं, इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। When light passes through a medium in which very minute particles, minute means very small, in very minute particles such as dust, smoke and air are present, जिसमें कोई बहुत छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, देन सम पार्ट ऑफ द लाइट इज स्कैटर्ड, तो क्या होती है? कुछ लाइट स्कैटर्ड हो जाती है इन ऑल डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर हम लाइट बोल रहे हैं और लाइट में बहुत सारी लाइट रेज होती हैं, तो कोई लेफ़्ट जाएगी, कोई सामने जाएगी, कोई राइट, कोई अपवर्ड। एक लाइट में बहुत सारी लाइट रेज हैं तो वे अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी। लेकिन जब हम लाइट बीम की बात कर रहे हैं तो हम ऑल नहीं लिखेंगे वहाँ पर। जब हम लाइट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑल आएगा, बट जब हम लाइट बीम की बात कर रहे हैं वहाँ ऑल नहीं आएगा। सो
ऊपर देखो हमने कहा था लाइट बीम विजिबल, लाइट बीम मतलब कि एक ही रे की बात कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ वहाँ पर ऑल नहीं लिखा था कि एक लाइट बीम आई है और वो अपने पथ से डेविएट हो रही है। यहाँ पर हम कह रहे हैं लाइट आ रही है, लाइट बीम नहीं कहा। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। When light passes through a medium in which very minute particles are present, then some part of light is scattered in all direction by these particles. तो जब कोई लाइट आती है पार्टिकल से टकराती है तो वो अपने डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाने लगती है, इसको स्कैटर्ड कहते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो यहाँ पर मैंने लाइट रे ली है, बहुत सारी लाइट रेज हैं, तो लाइट रेज के ग्रुप को हम लाइट कहते हैं, ठीक है। व्हेन लाइट स्ट्राइक टू अ स्मॉल पार्टिकल इट डेविएट और चेंज द पाथ, सम लाइट चेंज द पाथ और डायरेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि स्काई अपीयर्स ब्लूइश, हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, एंड एट सनराइज एंड सनसेट द सन अपीयर्स रेडिश, सुबह और शाम को सूरज और आसमान दोनों ही लाल या थोड़े ऑरेंज क्यों दिखते हैं। डेंजर सिग्नल इज़ रेड, डेंजर सिग्नल रेड क्यों होता है, तो इससे और पिछले टॉपिक से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि प्रिज्म में हमने क्या पढ़ा है, वॉयलेट रंग, वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होता है और रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है। देखो प्रिज्म में हमने पढ़ा है रेड कलर की लॉन्गर वेवलेंथ होती है और ये कम डेविएट होता है, वॉयलेट कलर की शॉर्टर वेवलेंथ होती है और ये ज़्यादा डेविएट होता है। तो जब ये पार्टिकल्स से टकराएगा तो ये कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होगा, ठीक है। जो लाइट रे इधर आएगी वो दोबारा किसी पार्टिकल से टकरा कर दूसरी रे, इसकी वेवलेंथ लॉन्ग है, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स थे वो इसने छोड़ दिए, यहाँ वालों से टकराएगा, ठीक है, फिर यहाँ वाले छोड़ दिए, फिर यहाँ से टकराएगा और ये बहुत ज़्यादा टकरा रहा है। तो स्कैटरिंग रेड की कम होती है, वायलेट की ज़्यादा होती है, वायलेट इंडिगो और ब्लू, लास्ट में कौन कौन से होते हैं, वायलेट इंडिगो और ब्लू। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल से ये टकराएगा वही कलर हमें ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। तो जब शाम होती है तो शाम के टाइम सूरज नीचे होता है और नीचे नीचे धरती पर धूल मिट्टी पानी सब चीज़ ज़्यादा है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर की लेयर्स ज़्यादा हैं, डस्ट भी है, फॉग भी है, स्मोक भी है एंड वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, ठीक है। तो ज़्यादा एटमॉस्फेरिक लेयर को पास करने की वजह से रेड वाली रेड रे जो बीम है, लाइट बीम, वो सबसे ज़्यादा डेविएट होती है, सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होती है। तो जब ये लॉन्गर वेवलेंथ है और अब इसको स्कैटर होने के लिए अच्छे से पाथ मिल गया, तो लाइट रेज रेड वाली हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, बट वॉयलेट क्यों नहीं पहुंचती, बिकॉज वॉयलेट इतनी ज़्यादा डेविएट होती है, इतनी ज़्यादा डेविएट होती है कि ये अर्थ तक आ ही नहीं पाती और दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। इसलिए हमें जो नीचे वाला पाथ है, आसमान नीचे का साइड, उसे ऐसे रेड रेड दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि रेड वाले को नीचे से ज़्यादा एटमॉस्फेरिक लेयर मिल रही है स्कैटर होने के लिए। So let's start all the topics. Sky appears bluish. Sunlight is made up of many colors. When it enters Earth's atmosphere, it gets scattered by air molecule and tiny particles. ये एयर मॉलिक्यूल और टिनी पार्टिकल से स्कैटर्ड होती है। ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड द मोस्ट बिकॉज इट हैज़ द शॉर्टर वेवलेंथ। सबसे ज़्यादा कौन होती है स्कैटर, ब्लू वाली, क्योंकि इसकी शॉर्टर वेवलेंथ है, तो ये कम पार्टिकल्स होंगे तभी भी स्कैटर होगी as compared to the red or yellow. So in all direction more blue light reaches our eyes making the sky look blue. और अगर ये आपको टॉपिक समझ में नहीं आते हैं तो मैं इस पे आपको शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड कर सकती हूँ या आपको ऑफलाइन क्लासेस में समझा सकती हूँ, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और जो भी डाउट्स हों आप ऑफलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं। एट सनराइज और सनसेट द सन, and if you are not the student of my own offline classes then you can comment in the comment section. At sunrise or sunset the sun appears reddish. सुबह और शाम को सन रेड क्यों दिखता है, बताओ जल्दी से। यस क्योंकि वो ज़्यादा एटमॉस्फेरिक लेयर को पार करता है और जिस वजह से रेड लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होती है। एट सनराइज एंड सनसेट द स्काई एंड सन
may look red and orange because the sunlight has to pass more atmosphere and the blue light get scattered away। और ब्लू और वायलेट लाइट ज़्यादा स्कैटर होने की वजह से दूर चली गई, पृथ्वी तक नहीं पहुंची, हमारे तक नहीं आई, तो वो क्या हो गई, स्कैटर्ड अवे, दूर चली गई। लीविंग द रेड कलर, और रेड कलर को हमारे तक आने दिया। और फिर हमें दोपहर को वाइट क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ बहुत ही कम पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल ऊपर है सन, तो बस बहुत ही कम एटमॉस्फेरिक लेयर उसको पार करनी पड़ रही हैं। द सन लुक्स वाइट एट मिड डे और नून बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली ओवर हेड, बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, एंड इट्स लाइट हैज़ टू ट्रेवल थ्रू द लीस्ट अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर टू रीच आवर आइज। क्या होता है इसमें, लीस्ट अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर, बहुत ही कम एटमॉस्फेरिक लेयर को पार करना पड़ता है। सिंस नो पर्टिकुलर कलर इज स्केटर्ड मोर देन अदर्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द कलर्स इज वाइट लाइट। अभी हमने कॉम्बिनेशन में, रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट में क्या पढ़ा है कि जब ऑल 7 कलर्स रिफ्लेक्ट होते हैं या हमारी आँख तक पहुँचते हैं तो क्या दिखता है, हमें वाइट लाइट दिखती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम। यहाँ पर क्योंकि डेविएट होने के लिए कोई पार्टिकल्स नहीं है, मतलब कि कम पार्टिकल्स हैं, तो कोई भी ज़्यादा डेविएट नहीं होता है, सभी कॉमनली सेम अमाउंट में हमारी आइज़ में एंटर करते हैं। सिंस नो पर्टिकुलर कलर इज स्केटर्ड, कोई भी कलर स्केटर्ड नहीं होता है, सभी हमारे द कंबाइन इफेक्ट, सभी हमारी आंखों तक पहुँचते हैं, इसलिए क्या होता है, वाइट लाइट दिखती है, जो हमने रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट में पढ़ा था, या रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट आपका डेंजर सिग्नल इज़ रेड। अब जो ट्रैफिक सिग्नल होता है या कोई भी डेंजर सिग्नल होता है, रेड क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा रेड लाइट को कि रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होती है क्योंकि उसकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है। बिकॉज रेड लाइट लीस्ट स्कैटर एंड ट्रेवल फॉर इज़ ईजिली विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस, क्योंकि रेड लाइट स्कैटर्ड बहुत कम होती है क्योंकि इसकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है, इसीलिए हम इसको दूर से भी देख सकते हैं। एंड क्विकली ग्रैब अटेंशन, और क्योंकि ये सबसे पहले पहुंचे हमारी आंखों में, इसलिए सबसे अटेंशन ग्रैब करने वाला कलर कौन सा होता है, रेड कलर, ड्यू टू इट्स लॉन्ग वेवलेंथ। क्यों होता है ऐसा, इसकी लॉन्ग वेवलेंथ की वजह। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, वही स्कैटरिंग जैसा ही है यहाँ पर भी। इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास थ्रू डिफरेंट लेयर्स। जब डिफरेंट लेयर से लाइट रे पास होती है तो ये क्या होती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। ऐसे किधर भी रिफ्रैक्ट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ना। ये किस पर डिपेंड करती है, ये इनकी डेंसिटी पर, जैसे कि ठंडी लेयर, गर्म लेयर। अब ठंडी लेयर, कोल्ड एटमॉस्फेरिक या एयर, कोल्ड एयर कहाँ होती है, ऊपर। हॉट लेयर ऑफ एयर कहाँ होती है, गर्म हवा कहाँ होती है, नीचे। मीन्स एज दिस इज़ द अर्थ सरफेस, ये आपकी अर्थ है, अर्थ के सबसे पास में हॉट गर्म हवा होगी, हॉट एयर, उसके ऊपर कोल्ड एयर होगी। तो कोल्ड एयर सबसे ज़्यादा डेविएट करता है और गर्म हवा कम डेविएट कर रहा है। क्यों, हॉट एयर में पार्टिकल्स पास होते हैं, भारी होती है ठंडी हवा, और गर्म हवा में पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं। तो जो गर्म हवा से डेविएट होती है लाइट रेज, उनकी पिक्चर हमें ब्लर दिखाई देती हैं, या एक जगह पर जहाँ वो होता है उससे अलग बात पर दिखाई देती है। इसी वजह से ट्विंकलिंग, या आगे पढ़ेंगे, अभी पहले इसको देख लो। इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर विद वेरिंग डेंसिटी। वेरिंग डेंसिटी मतलब कोल्ड एयर से हॉट लेयर में आना। पास थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर विद वेरिंग डेंसिटी, जब ये अलग अलग डेंसिटी की लेयर से पास होती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं अपनी, जो हमने रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्केटर्ड पढ़ा है, तो उनमें से यहाँ पर कौन सा प्रोसेस है, स्केटरिंग वाला। स्केटर क्या होती है, अपने पथ से दूसरी तरफ जाना, बट यहाँ क्या हो रही है, आ तो रही है, बेंड हो रही है। बेंड वो सीधी भी जा सकती है, धूल है, सन है, ये आएगी, ज़रूरी तो नहीं है वापस जाएगी, इससे डेविएट होकर इधर भी आ सकती है। तो जब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक लेयर होगा तो सन से आने वाली लाइट क्या होगी, इससे टकराएगी और बैंड होगी। तो बेंडिंग को, स्केटरिंग को, सब एक ही चीज़ है।
Light travels slower in denser means cold air and faster in thinner means light or hot air, causing it to bend. जिस वजह से लाइट बेंड होती है. इफेक्ट क्या होते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के? फर्स्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड सेकंड इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारे चमकते क्यों हैं? Twinkling of a star is caused by the atmospheric refraction of light. As the light from the star passes through different layers of the Earth's atmosphere, it bends due to varying air densities. जब स्टार से कोई लाइट रे आती है तो यहाँ पर डेंसिटीज चेंज होने की वजह से ये लाइट रे बेंड हो जाती है. ऐसे आ रही थी, ये बेंड हुई और बेंड हुई, तो क्या हुआ यहाँ पे? दिस बेंडिंग मेक्स द लाइट अपीयर्स टू शिफ्ट स्लाइटली इन पोजिशन. और हमें लगता है कि लाइट रे यहाँ से आ रही है, तो इसीलिए स्टार भी यहाँ दिखता है. टू शिफ्ट स्लाइटली इन पोजिशन एंड ब्राइटनेस, सिंस स्टार्स आर वेरी फार अवे एंड अपीयर एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इवन अ स्मॉल डिस्टर्बेंस मेक्स देम सीम टू ट्विंकल. और देखो स्टार कैसा है? बहुत छोटा. इसकी जो लाइट रे आ रही थी क्या हुई? बेंड हो गई. बेंड होने की वजह से हमें लग रहा है कि वो यहाँ से आ रही है, और यहाँ से अगर आएगी, ये थोड़ी पोजीशन खुद भी चेंज करता है अपनी, बट हमें लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, तो क्या होगा? बहुत हल्की हल्की दिखाई देगी कभी, और कभी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी. हल्की और ज़्यादा क्यों दिखाई दे रही है? एटमॉस्फेरिक लेयर की वजह से. जब ये डेंसर मीडियम से रिफ्रैक्ट होगी, बेंड होगी, तो क्या होगा? हमें डार्क दिखाई देगा. जब ये लाइटर मीडियम से डेविएट होगी तो हमें कैसा दिखेगा? लाइट दिखेगा. क्योंकि अभी हमने स्कैटरिंग में क्या पढ़ा है कि स्कैटरिंग में जब कोई पार्टिकल से लाइट टकराती है तो वो शाइन करती है. तो डेंसर में तो ज़्यादा पार्टिकल होंगे तो ज़्यादा शाइन करेगा, और लाइटर में कम पार्टिकल्स होंगे, गर्म हवा में कम पार्टिकल्स होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ कम शाइन करेगा. तो इसीलिए ये कभी कम शाइन करता है, कभी ज़्यादा शाइन करता है, और पोजीशन कभी इधर दिखती है कभी इधर दिखती है, क्योंकि लाइट रे बेंड हो रही है, कभी ज़्यादा कभी कम. तो और दूसरा, ये खुद भी थोड़ी थोड़ी सी चेंज करता है पोजीशन. सो आप इसको एक बार खुद भी पढ़ लें. नेक्स्ट है आपका एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. कि सूरज उग तो रहा है 2 मिनट बाद, लेकिन वो हमें पहले ही दिख रहा है. देखो, उगने का मतलब क्या है? सूरज उगने का या सूर्योदय का क्या मतलब है? एडवांस सनराइज का. सनराइज को माना जाता है कि जब ये अपने हॉरिजन से ऊपर आ जाए. हॉरिजन मीन्स ये आपकी धरती है, इस धरती की लेयर से, यहाँ से अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर उठ जाए सन, इसको हम सनराइज़ कहेंगे. तो ये आपका हॉरिजन है, हॉरिजॉन्टल लाइन. अगर हम अर्थ पे ऐसे खींचते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जब ये हॉरिजन से ऊपर आ जाए तब हम इसको सनराइज़ कहेंगे. बट क्या हो रहा है? सनराइज़ होने से पहले सन की रेज़ एटमॉस्फेयर से टकराई और रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई दी. क्या हुआ? रिफ्लेक्ट नहीं, स्कैटर्ड. तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें लग रहा है कि सनलाइट की रेज़ जो आ रही हैं वो यहाँ से आ रही हैं, थोड़ा ऊपर से. इसीलिए जो सनराइज़ हमें क्या हुआ? पहले ही दिख गया. तो आप कभी नोटिस करना, सनराइज़ पहले तो स्लो ऊपर जाता है, फिर बहुत फास्ट जाता है. क्यों? पहले तो हमें उसकी सिर्फ एक छाया दिख रही थी, एक शेडो लाइक दिख रहा था, और अब क्या हो रहा है? 2 मिनट बाद वो खुद आ गया यहाँ पर. तो अब क्या होगा? जब ये खुद चल रहा होगा तो थोड़ा फास्ट चल रहा होगा. ठीक है. जो अभी बताया उसको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा भूल जाना. यहाँ देखो, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, इट हैपन्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. द सन अपीयर्स टू सनराइज अबाउट 2 minutes earlier and set about 2 minutes later than it actually does, because its light bends through Earth's atmosphere, making it visible even when it is below the horizon. So let's bye, like, subscribe and share.